एफबीआर ने रियल एस्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मामला क्या है और आगे किस तरफ जाने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स फैसल टाउन ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, एफबीआर ने कमर कस ली है और पहला खत्मी और सरकारी नतीजा जो है वो इस्लामाबाद से निकला है। हुआ यह है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि बेनामी जायदादों का नेटवर्क है, और इसमें होता यह है कि एक शख्स जो घर बैठा हुआ है उसे पता ही नहीं होता कि वो करोड़ों रुपए की और समटाइम्स अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो ये होता कैसे है, क्या होता है, या आप सबको पता है कि जो असर रसूख वाले लोग होते हैं वो अपना 2 नंबर पैसा यानी कि ब्लैक मनी को छुपाने के लिए किसी और के नाम के ऊपर जायदाद खरीदते हैं और फिर बैक चैनल्स के थ्रू उन जायदादों की कल को फ़रोख्त भी होती है। ये एक पूरा नेटवर्क है और ये एक पूरा सिस्टम है, लेकिन अब फाइनली एफबीआर ने इसको प्रोब करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जनाब पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा केस था, और वो केस था बेनामी बैंक अकाउंट्स का। यानी एक रेडी वाला बंदा है, उसके नाम पे किसी बासिर शख्स ने अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसमें करोड़ों रुपए की आनियाँ जानियाँ हो रही हैं। तो ये मामला इससे पहले बड़ा सीरियस देखा गया था, और अब भी जो बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक क्रैकडाउन कर लिया गया है। आई डोंट से कि ये मुकम्मल तौर पर एरेडिकेट हो गया होगा, लेकिन स्टिल ये बड़ा अब सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान अब किसी भी तरह से एफएटीएफ वगैरह की लिस्टों के अंदर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जनाब, इसी तरह से जो बेनामी जायदादों की खरीदो फरोख्त है, ये भी एक बहुत बड़ा नासूर है, ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और इस वजह से अब एफबीआर ने फाइनली इस तरफ जो है वो रुख कर लिया है। इसका केस पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला जो आया है वो जनाब इस्लामाबाद के गिरदोनवा के अंदर एक सोसाइटी है, और वहाँ पर एक शख्स की बेनामी जायदाद निकली है। जब वो जायदाद निकली तो उस शख्स से रब्ता किया गया, उससे पूछा गया भाई ये आपकी जायदाद है, और उसके सोर्सेज किसी भी तरह से जस्टिफाई ही नहीं कर रहे थे कि वो बंदा इस प्रोफाइल का आदमी एक बेचारा बिल्कुल गरीब शख्स है और वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ हो। तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता, और हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, क्यों है, कैसे है, और हम मुकम्मल तौर पे हाथ खड़े करते हैं, सरेंडर करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। तो जनाब, उस प्रॉपर्टी को एफबीआर ने जब्त कर लिया है, और अब ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये आगे चलता चला जाएगा। कुछ बाय द वे मेरे रिजर्वेशंस हैं कि ये जो इस तरह से बेनामी जायदादें ख़रीदी जाती हैं, मेरी थ्योरी के मुताबिक शायद ये 100% बेनामी नहीं होती। मसलन ऐसा नहीं होता कि घर बैठे ही किसी शख्स के नाम पे किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है, माइट बी रॉन्ग अबाउट इट, मेरी इस पे मुकम्मल रिसर्च नहीं है, लेकिन जो एक हंच होता है, जो एक गट फीलिंग होती है, वही होती है। और ये प्रैक्टिस कहीं मैंने थोड़ी बहुत देखी भी है कि एक अमीर आदमी हैं, उसके पास जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके नाम के ऊपर इस तरह से प्रॉपर्टीज़ खरीद ली जाती हैं। तो ये बेनामी जायदादें छुपाने का एक तरीका है। और बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे डिक्लेयर नहीं करनी होती वो इसी तरह से अपने किसी ड्राइवर के नाम के ऊपर कर दी, किसी माली के नाम के ऊपर कर दी, किसी घर में कोई जॉब कर रहा है तो उसके नाम पे कर दी, ठीक है, किसी बावर्ची के नाम के ऊपर कर दी चीज़ें। तो ये एक प्रैक्टिस है। और ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज कल को ये प्रॉपर्टीज़ बेचनी भी होती हैं। तो जब आपने बेचनी है तो उस वक्त उन बंदों के साइन अंगूठे आपको चाहिए, फिर वो प्रॉपर्टी बिकेगी। तो ये तो एक थ्योरी है, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर ये प्रॉपर्टीज 100% बेनामी है तो ये एक उससे भी बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि फिर जिससे सोसाइटी में इस तरह से बेनामी जायदादें खरीदी जा रही हैं, जब तक सोसाइटी खुद उसके अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तब तक उस प्रॉपर्टी को आप फरोख्त नहीं कर सकते। आप किसी भी सोसाइटी में जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप जब उसको बेचने जाएंगे तो आपका वहाँ पर फिजिकली होना ज़रूरी है, या आप किसी के नाम पे अटॉर्नी भेजते हैं, लेकिन इन एनी केस उस शख्स का, उस ऑनर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी शख्स के अटॉर्नी के बगैर या किसी शख्स के वहाँ पर जाए बगैर ये प्रॉपर्टियाँ बाद में बिक भी रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सोसाइटियाँ खुद इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज़ इतने इतने बड़े प्लॉट्स जो हैं वो इस तरह से ट्रांसफ़र्स नहीं होते हैं। सर हम खुद चौके
कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो सोसाइटी तो इस तरह से किसी गैर मुतल्लका शख्स को पोजेशन भी इवन हैंड ओवर नहीं करती। किसी की प्रॉपर्टी बेच देना तो बहुत दूर की बात है। हम चूँकि कंस्ट्रक्शन करते हैं और आप सब जानते हैं कि फैसल टाउन ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं, तो सर उसके बावजूद भी, हालांकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब माशाल्लाह फेस टू फेस हमें जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ पर अथॉरिटी लेटर्स देने पड़ते हैं, वीडियो बयान लेने पड़ते हैं क्लाइंट्स के कि जी हम एजे कंस्ट्रक्शंस को, एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स को हम मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी दे रहे हैं अपनी बेसिस के ऊपर। उसके बाद भी उन वीडियो सबूतों के बावजूद भी कॉल्स जाती हैं और वेरिफिकेशंस होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है। तो इतने सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इश्यूज होते हैं। तो इस तरह के केस में जहां पर प्रॉपर्टी सिरे से ही बिक जाए, अगर सोसाइटियां इन्वॉल्व नहीं हैं तो फिर वो प्रॉपर्टियां बिक नहीं सकती हैं। तो जनाब सोसाइटियां इन्वॉल्व हैं या नहीं है, मैकेनिज्म क्या है क्या नहीं है, इस तमाम तर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए फिल वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि बेनामी जायदादें जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और अब जनाब ये मामला जो हैं ये रुकने के नहीं हैं, ये आगे बढ़ेंगे और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो अब चलते हैं जनाब एक रिटेल इन्वेस्टर के यूजुअल क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑफ कोर्स ये आता है कि जनाब आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स नहीं, एज लॉन्ग एज कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर है, आप उसे ऑन कर रहे हैं और वो किसी तरह से आपने कोई इल गॉटन मनी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं की, तो आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई मसला नहीं है। यू आर 100% सेफ, परेशानी की बात कोई नहीं है। अब दूसरा सवाल एक रिटेल इन्वेस्टर का ये रहता है कि यार क्या इससे रियल एस्टेट की मार्केट गिर तो नहीं जाएगी? बिकॉज कुछ भी हो, सबसे पहला सवाल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के माइंड में ये आता है यार मार्केट गिरेगी तो नहीं। ये सवाल लोग यूजुअली नहीं पूछते यार कुछ अच्छा हुआ है, कोई टैक्स कम हो गए हैं या कुछ भी हुआ है तो इससे मार्केट पे कोई अच्छा असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। नेगेटिव चूंकि हमें ज़्यादा हॉन्ट कर रहा होता है तो इसलिए लोगों का सवाल ये ज़्यादा होता है कि यार मार्केट पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। तो जनाब मार्केट पे इसका बिल्कुल किसी तरह से कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ये डॉर्मेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मार्केट के मेक और ब्रेक के अंदर इनका कोई किसी तरह का कोई पोर्शन नहीं होता है। ये डॉर्मेंट होती हैं, डंप किए रहती हैं ये प्रॉपर्टीज़ और साल हर साल इसी तरह से डंप पड़ी हुई रहती हैं और मार्केट की जो एक्टिव ट्रेड होती है उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे कोई मार्केट इंशाल्लाह नहीं गिरने वाली है। अलबत्ता मेरे ख्याल से इन चीज़ों का मार्केट के ऊपर इन द लॉन्ग रन जब आप बिग पिक्चर को देखते हैं तो बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। मैं हमेशा उन तमाम स्टेप्स को इंडोर्स करता हूं जो रियल एस्टेट की मार्केट की मैच्योरिटी की तरफ लीड करें। रियल एस्टेट एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है और हमारी चूँकि ये ब्रेड एंड बटर है तो हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। इसलिए किसी भी तरह की जो इल प्रैक्टिसेस हैं, किसी भी तरह से जो कोई इल गॉटन मनी इसके अंदर आ रहा है या किसी भी तरह से वो ऐसी फोर्सेस जो कि इसको इन्फ्लेट करने या डिफ्लेट करने के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं या इवन इस मार्केट को बैड नेम भी देती हैं, जब जब उनको रिमूव किया जाएगा इस मार्केट से तो आप हमेशा मुझे इंशाल्लाह ऑन द राइट साइड देखेंगे कि मैं ऐसी तमाम तरह एफर्ट्स को इंडोर्स करूँगा। वक्ती तौर पे हो सकता है फ़र्ज़ करें अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत मार्केट के ट्रेड के हवाले से होता भी है या ट्रेड स्लो होगी या ट्रेड रुक रही है तो भाई कोई बात नहीं है। यह रियल एस्टेट कोई 6 महीने की गेम नहीं है, साल की गेम नहीं है, तो ये एक लंबी गेम होती है। तो इसलिए इस लंबी गेम को इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल रखने के लिए आपको इस मार्केट की मैच्योरिटी की तरफ जाना होगा और अगर आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं एज अ मार्केट तो हम सबको इसे चेरिश करना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड लव एंड चेरिश एंड अडोर बिकॉज ये मार्केट मैच्योर करेगी तो आप देखेंगे इस मार्केट की ऐसी ऐसी सेगमेंटेशन होगी जो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर बहुत फ़ायदेमंद होगी। जहाँ जहाँ पर मार्केट्स मैच्योर हो गई हैं वहाँ पर रियल एस्टेट के ऊपर लोग बड़े सुकून से, बड़ी तसल्ली के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़े अच्छे गेन्स भी उनको मिल रहे हैं। तो दुनिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है। हम समहाउ हर बात के अंदर वक्ती गेन की वजह से उसी तरह से रूडिमेंट्री अंदाज में फंसे हुए हैं कि नहीं यार चेंज ना आए किसी तरह से। जो स्टेटस को चल रहा है वो चाहे सही है बुरा है, वो इंडस्ट्री के लिए इन इटसेल्फ बुरा है, लेकिन नहीं, हम चूँकि इसी तरह से कंफर्टेबल हैं तो हम कहते हैं यार चीज़ें इसी तरह से स्टैटिक रहें। हालांकि चीज़ें अगर इसी तरह से रहेंगी तो यकीन करें ये मार्केट कभी भी अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगी। तो अगर आप इस मार्केट को फलता फूलता देखना चाहते हैं, अगर आप इस मार्केट में पैसे बनाना चाहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स हमें टैक्सेस को भी देखना होगा, हमें टैक्सेस देने होंगे और उन टैक्सेस के साथ साथ हमें उन तमाम तर इक़दामात को
बहुत अप्रिशिएट करना होगा, जो कि इस मार्केट को मेच्योरिटी की तरफ लीड करेंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।